मूवी के स्टार्ट में हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नेम मिस्टर ओवन है और इस वक्त वो अपने एक बहुत ही पुराने ओल्ड बने हुए एंशिएंट बार में होता है। इस वक्त यहाँ पे डोर पर कोई नॉक करता है। मिस्टर ओवन देखने चाहते हैं तो ये नील होता है जो कि यहाँ पर मिस्टर ओवन के पास इस बार में मौजूद किसी रहस्यमयी चीज को देखने के लिए यहाँ आया है। नील ओवन को इस चीज को दिखाने के लिए बहुत से पैसे देता है लेकिन ओवन फिर भी इनकार कर देता है। उसका कहना है कि ये बहुत ही खतरनाक है और नील और उसकी जान को खतरा हो सकता है और जो भी इस बार में उसे देखने के लिए आता है वो उन सबको यही कहता है कि वो यहाँ से वापस चले जाएं और नील भी वापस लौट जाता है। इसके बाद मिस्टर ओवेंस एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं जिसमें वो इस प्रॉपर्टी के न्यू एक्सपेक्टेड यानी होने वाले या यूं समझ लें कि अगर मिस्टर ओवेन को कुछ भी हुआ वो मर गए तो जो भी इस प्रॉपर्टी का न्यू मालिक बनेगा मिस्टर ओवेन के बाद उसके लिए उस चीज के बारे में इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट करते हैं। यानी वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं कि वो चीज क्या है। ये प्रॉपर्टी उन्हें बहुत ही सस्ते में मिली थी और ये प्रॉपर्टी एक स्पेशल टेनेंट यानी किराएदार के साथ मिलती है जो कि एक गर्ल है और इस बार की बेसमेंट में रहती है। वो इस प्रॉपर्टी के साथ हमेशा के लिए बंधी हुई है यानी वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। और मिस्टर ओवेन्स न्यू मालिक के लिए इंस्ट्रक्शन रिकॉर्ड करते करते ये कहते हैं कि अब तुम इस प्रॉपर्टी के मालिक हो, तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा लेकिन तुम भी उसी गर्ल की तरह अब कहीं नहीं जा सकते। इसके अलावा तुम एक दीवार की तरह हो उस गर्ल और बाहर की दुनिया के दरमियान और तुमने कभी भी उस गर्ल को इस बिल्डिंग से बाहर इस दुनिया में नहीं जाने देना और अब यही तुम्हारी जिंदगी की जिम्मेदारी है। इकलौता काम है तुम्हारा, तुमने जस्ट उस गर्ल को बेसमेंट से बाहर नहीं निकलने देना। बेशक इस वक्त तुम नहीं जानते कि वो गर्ल क्या चीज है लेकिन तुम जल्दी जान जाओगे और हो सकता है कि आज इस दुनिया में जो भी अजाब इस गर्ल की शक्ल में मौजूद है वो मेरे साथ ही खत्म हो जाए। अगर आप ये वीडियो मैसेज देख रहे हैं तो इसका मतलब मैं इस गर्ल को रोकने में नाकाम हो गया हूँ और मर चुका हूँ। स्क्रीन चेंज होता है तो हम देखते हैं कि मिस्टर ओवेन्स इस बिल्डिंग और घर को आग लगाने के लिए पेट्रोल डालते हैं लेकिन खुद ही इस पेट्रोल में जलकर मर जाते हैं। गर्ल को कुछ भी नहीं होता। हमारी कहानी का ओपनिंग सीन खत्म होता है और इसके बाद हम दो गर्ल्स को देखते हैं, आयरिस और कैटी। आयरिस मिस्टर ओवेन्स की बेटी है और उनसे बहुत दूर रहती है। इनफैक्ट उससे उसके फादर ओवेन्स ने पिछले 20 साल से कभी बात नहीं की थी। वो अपने फादर और मदर से बहुत दूर यहाँ अकेली रहती है और उसकी बहुत अच्छी दोस्त कैटी और वो इस वक्त आयरिस के अपार्टमेंट में ही छुप कर बैक विंडो से घुसते हैं और आयरिस इस वक्त यहाँ से अपना सामान लेती है। दरअसल आयरिस अपने अपार्टमेंट का रेंट नहीं दे सकी जहाँ पर वो रहती थी, इसलिए उससे उसके अपार्टमेंट की कीज ले ली गई और उसे छुप कर अपने ही अपार्टमेंट में अपना सामान लेने के लिए चोरों की तरह वहाँ घुसना पड़ा। और अब वो अपनी बचपन की दोस्त कैटी के साथ उसके अपार्टमेंट में शिफ्ट होने जा रही है। यहाँ पर आयरिस को एक कॉल आती है जिसमें उसे उसके फादर की डेथ के बारे में कोई बताता है और उसे उसके फादर का अंतिम संस्कार करने के लिए यहाँ आने का कहता है। उसकी मॉम पहले ही एक हादसे में कई साल पहले मर चुकी हैं और अब उसके फादर भी मर गए हैं। बेशक उन्होंने कभी आयरिस से बात नहीं की थी लेकिन फिर भी वो एक डॉटर है तो वो अपने फादर के अंतिम संस्कार के लिए वहाँ चल देती है और कैटी को उसके साथ नहाने का कहती है। जब ये यहाँ पहुँचती है तो इसे इसके फादर की जली हुई बॉडी दिखाई जाती है और आयरिस जब हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगती है तो उसे यहाँ पर एक शख्स मिलता है जो कि आयरिस को बताता है कि गवर्नमेंट की तरफ से आयरिस के फादर की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए वो उससे बात करना चाहता है। आयरिस इस वक्त तक नहीं जानती कि उसके फादर की कोई प्रॉपर्टी भी है। ये शख्स आयरिस को उसके फादर के बारे में इस ओल्ड बिल्डिंग में लेकर आ जाता है जिसका नेम होता है क्वींस हेड जो कि 2 मंजिला काफी बड़ी जगह है। तकरीबन 400 साल पहले इस बिल्डिंग को किसी खास मकसद से बनाया गया था और बहुत ही सस्ते में आयरिस के फादर को इस बिल्डिंग के ओनर ने सेल की थी और उनका वकील चाहता है कि आयरिस जल्द से जल्द एक डीड पर साइन करके इस प्रॉपर्टी की न्यू ओनर बन जाए वरना गवर्नमेंट इस जगह के एंशिएंट होने की वजह से इसे नीलाम कर सकती है। लेकिन आयरिस डीड पर साइन करने के बाद इस जगह की सोल ओनर बन जाएगी। आयरिस इस जगह को अच्छे से देखती है। कुछ डोर्स लॉक हैं, खासकर बेसमेंट का डोर और इसके अलावा इस बिल्डिंग में इस जगह के तमाम ओल्ड ओनर्स की तस्वीरें लगी हैं। पूरी बिल्डिंग को चेक करने के बाद आयरिस को यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वो तुरंत ही डीड
डीड साइन नहीं करना चाहती बल्कि अपने वकील से बात करना चाहती है, इसलिए वो कुछ टाइम मांग लेती है। बट क्लियरली द सोलिसिटर इस बात से बहुत गुस्से में लग रहा है। यहाँ पर आने के बाद जो कुछ भी हुआ है, आयरिस इस बारे में कैटी को बताती है कि वो फैसला नहीं कर पा रही कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए कैटी भी सारी सिचुएशन देखने और आयरिस की मदद करने के लिए यहाँ आने का फैसला करती है। दे आर रियली गुड फ्रेंड्स, बट रिमेम्बर आयरिस ने अभी तक उस वकील की बात नहीं मानी और डीड पर साइन नहीं किए। लेकिन अब आयरिस जब रात में सोती है और इस वक्त वो इस बार में अकेली होती है, उसे बार बार ऐसा लग रहा है कि उसके अलावा भी कोई इस बार में मौजूद है। अचानक तेज आवाजें उसे सोने ही नहीं दे रही, इसलिए वो अब उठकर इस पूरी जगह को अच्छे से देखने लग जाती है, एक्सप्लोर करने लग जाती है। उसे पूरा यकीन है कि यहाँ उसके अलावा और भी कोई है। अब वो बेसमेंट के डोर तक जाती है। बेसमेंट में से काफी डरावनी आवाजें आ रही हैं, लेकिन बेसमेंट का डोर इस वक्त लॉक है और आयरिस के पास इस डोर की कीज नहीं। वो हैरान है कि डोर के लॉक होने के बावजूद नीचे कौन है। इतनी देर में उसे अपने पीछे नील नजर आता है। नील वही है, नील वही शख्स है जो कि आयरिस के फादर के पास आया था। वो इस वक्त इस बिल्डिंग में किसी चीज को ढूंढ रहा है। इनके दरमियान बात होती है। वो आयरिस को बताता है कि मैं यहाँ किसी को देखने के लिए आया हूँ और प्लीज मुझे बेसमेंट में जाने दो, मुझे कीज दो, क्योंकि आई थिंक तुम यहाँ की न्यू ओनर हो। तो मैं सिर्फ उस लेडी से कुछ देर के लिए मिलना चाहता हूँ जो कि इस बिल्डिंग की बेसमेंट में रहती है। और इसके अलावा वो आयरिस को बहुत से पैसे देता है और भी पैसे देने की ऑफर करता है, जबकि आयरिस को पहले ही पैसों की बहुत जरूरत है। लेकिन इस वक्त उसे ये समझ नहीं आ रही कि नील उसे क्या कह रहा है। अब नील उसे अच्छे से समझाता है कि इस बिल्डिंग की बेसमेंट में एक काफी मिस्टीरियस गर्ल रहती है जिसके बारे में मैंने लोगों से सुना है, जो तुम्हारे फादर के पास भी उस गर्ल को देखने के लिए आते थे। और फिर नील आयरिस से कहने लगा है, देखो वो मेरी वाइफ है, मुझे उससे मिलने दो। ओके, तो अब आयरिस को बहुत से पैसे मिल रहे हैं और उसे जैसे एक शख्स को अपनी वाइफ को मिलने देना है जो कि इस बिल्डिंग की बेसमेंट में कैद है शायद। तो वो हाँ कह देती है और वो नील से कल आने का कहती है। और नेक्स्ट डे नील के आने से पहले वो अपने फादर के वकील के ऑफिस जाती है और ये ऑफिस भी एशियन चीजों से भरा होता है। वो आयरिस को 400 साल पुरानी डीड दिखाता है और मिस्टीरियसली इस डीड को एक स्पेशल पेन से साइन करने के लिए कहता है, जो कि एक एशियन ट्रेडिशन है। इस बिल्डिंग का हर मालिक इसी डीड पर इसी स्पेशल पेन से हमेशा साइन करता है। और साइन करने के बाद आयरिस को उसके फादर की चीजें, बार की कीज और उसकी बनाई हुई इंस्ट्रक्शन टेप दी जाती है। जब वो वापस इस बार में आती है तो अब उसकी फ्रेंड कैटी भी यहाँ आ जाती है। इसके बाद नील यहाँ पर आता है और ये लोग बेसमेंट में चले जाते हैं, जो कि काफी डरावनी होती है। काफी डरे हुए हैं ये लोग। नील भी इससे पहले कभी इस बेसमेंट में नहीं आया। इस बेसमेंट के नीचे जितना हिस्सा है उतने हिस्से तक बेसमेंट खाली होती है। यहाँ तो कोई गर्ल नहीं होती, लेकिन इसके एंड पे एक दीवार टूटी होती है। नील उस तरफ फेस करके गर्ल को उस वाल के अंदर से यहाँ आने के लिए कहता है, लेकिन कोई हलचल नहीं होती। अब आयरिस इस वॉल होल में देखकर गर्ल को यहाँ से बाहर आने के लिए कहती है। उसके ऐसा कहने की देर ही थी कि यहाँ से एक गर्ल अपीयर होती है जो कि वॉल की दूसरी तरफ से यहाँ आ जाती है। देखने में काफी डरावनी होती है वो, अजीब से कपड़े, बहुत अजीब डरावने से हाथ और फिर यहाँ तक के उसके सर पे एक बैग होता है। इट्स मीन कि उसका फेस कोई नहीं देख सकता और जिस बैग से उसके चेहरे को ढका हुआ है उसने, इसमें उसके देखने के लिए सिर्फ एक ही होल है जिससे वो सबको देखती है। वो सीधा आयरिस की तरफ ही बढ़ने लग जाती है। सब लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। किसी के रोकने पर भी वो लेडी आयरिस की तरफ बढ़ना नहीं रुकती, लेकिन अचानक से आयरिस उसे अपने तक आने से रोकती है और सडनली लेडी रुक जाती है एंड दे फाइंड आउट कि लेडी आयरिस का हुक्म मानती है, जैसे कि वो उसकी गुलाम हो। आयरिस उसे चेयर में बैठने के लिए कहती है तो वो बैठ जाती है। इसके बाद उसे चेयर के साथ बांध कर नील उसे अपनी वाइफ की रिंग देता है और उससे कहता है कि ये मेरी वाइफ की रिंग है, तुम्हें उसे मुझसे मिलाना है। और रिंग को ये लेडी अपने मुंह में रखती है और साथ ही वो बड़े अजीब से तरीके से पूरी की पूरी नील की मदर में चेंज हो जाती है, जिसने 20 साल पहले नील के पैदा होने पे उस बच्चे यानी कि नील की नफरत में खुदकुशी कर ली थी। और यहाँ पर लेडी जब नील की मदर में चेंज होती है तो उसमें सच में नील की मदर की आत्मा आ जाती है। अब ये लोग बात करने लगते हैं। नील अपनी वाइफ को एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन उसकी मदर आ गई तो उसे सारा
बताती है कि उस दिन क्या हुआ था, वो किस तरह मरी थी। लेकिन कुछ देर गुजरने के बाद नील की मदर की आत्मा इस लेडी में से चली जाती है, लेकिन अब लेडी पूरी तरह से कंट्रोल में हो जाती है और वह नील की मदर के रूप में ही नील को बहुत अजीब अजीब बातें सुनाती है और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है और कुछ ही सेकंड्स के बाद वो नील पर अटैक कर देती है और उस पर खून की वॉमिट करती है। लेकिन आयरिस के रोकते ही वो अपनी जगह पे फ्रीज हो जाती है। ये लोग उसके हेड पर बैग डालते हैं और वो वापस अपने रूप में आ जाती है और नील की दी हुई रिंग को अपने मुंह से ब्लड के साथ बाहर फेंक देती है, जैसे कि वो खुद भी किसी आत्मा को अपने अंदर बुलाने की वजह से बहुत तकलीफ में हो और वापस होल में चली जाती है। काफी ट्रॉना सीन था। ये लोग बहुत ही डर गए थे, लेकिन नील कह रहा है कि उससे गलती हुई है। वो गलती से उसकी वाइफ की जगह उसकी मदर की रिंग ले आया जो उसकी मॉम की थी पहले, फिर उसने अपनी वाइफ को दे दी थी। सो वो दोबारा से अपनी वाइफ का सामान लेकर आएगा और फिर अपनी वाइफ की आत्मा को इस लेडी में बुलाएगा और वो पूरी तरह से श्योर है कि जिस शख्स का सामान इस वुमन को दिया जाता है ये उसे डेथ से वापस कुछ देर के लिए ले आती है और हम इजीली उससे बात कर सकते हैं। इसलिए मैं जस्ट अपनी वाइफ को एक बार गुड बाय कहना चाहता हूँ। लेकिन इस बार आयरिस नहीं मानती और वो मानती भी कैसे। अभी जो उसने बेसमेंट में देखा वो काफी हॉरर था, इसलिए वो नील को यहाँ से भगा देती है। इस वक्त आयरिस का फर्स्ट इंटरेक्शन इसके क्रिएचर इस वुमन के साथ हो चुका है और अब ये अपने फादर की बनाई हुई इंस्ट्रक्शन की वीडियो देखती है। वो इसलिए अपनी फैमिली से नहीं मिलते थे कि ये क्रिएचर उनका भी इस्तेमाल करेगी, यानी उनके अपनी फैमिली से मिलने की वजह से उनकी फैमिली की जान को भी खतरा होगा। वो इसके सोल गार्डियन थे, उनके मरे बगैर डीड चेंज नहीं हो सकती थी और कोई और उसका गार्डियन नहीं बन सकता था। इसके अलावा वो जहाँ भी जाते थे इसके क्रिएचर का कर्स गोस्ट की तरह उनके साथ जाता था, इसी वजह से वो मारे गए। अगर कोई भी शख्स इसके क्रिएचर का यूज करेगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसके माइंड में अपना कंट्रोल कर लेती है। इसी वजह से आयरिस की मॉम भी मर गई थी। 2 मिनट तक उसमें ताकत है मुर्दों को वापस लाने की और 2 मिनट के बाद वो डीमन का रूप इख्तियार कर लेते हैं और उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। इस बैग हेड लेडी का सिर्फ एक ही गोल है कि उसका कोई गार्डियन हो जिसके थ्रू वो खुद को आजाद कर सके। सिर्फ उसका गार्डियन ही उसे आजाद कर सकता है और उसे आउटसाइड वर्ल्ड में जाने की इजाजत दे सकता है। इट्स मीन कि ये बैग हेड लेडी सिर्फ और सिर्फ इस बेसमेंट से बाहर आना चाहती है, आजाद होना चाहती है। बस ये सब कुछ वो इसलिए कर रही है। कैटी जब ये सब कुछ देखती है तो वो तो यहाँ से भाग जाना चाहती है, लेकिन आयरिस ऐसा नहीं चाहती। उसे पैसों की जरूरत है, इसलिए वो इसी लेडी पे अर्न करना चाहती है और अपने फादर की इंस्ट्रक्शंस को नजरअंदाज कर देती है। इसके बाद वो बेसमेंट में जाती है। फर्स्ट स्टेप में डू नॉट क्रॉस लिख कर इसके क्रिएचर लेडी को कहती है कि मैं तुम्हारी ऑनर हूँ, अब तुम्हें मेरी बात मानना होगी। मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि तुमने इस स्टेयर को क्रॉस नहीं करना, तुमने कभी बेसमेंट से बाहर नहीं आना। और बहुत रूडली कीज अपने गले में डाल लेती है उसके सामने ही। इसके बाद खुद बेसमेंट से बाहर आ जाती है। इसके बाद वो मिस्टर नील के घर जाती है और उनसे सारा को देखने के बदले में ज्यादा पैसों की डिमांड करती है। जबकि कैटी यहाँ पर इस लेडी के बारे में और इसके ओल्ड ओनर्स के बारे में सर्च करने लग जाती है। वो इंटरनेट पे पढ़ती है कि इस जगह के तकरीबन हर ओनर ने कभी ना कभी अपने आप को मारा होता है, आत्महत्या, खुदकुशी यानी अपनी जान ही ली होती है। दूसरी तरफ आयरिस नील को लेकर यहाँ दोबारा से यहाँ आ जाती है और ये लोग अब इस वुमेन को सारा की चीजें देते हैं जिससे वो सारा की आत्मा को अपने अंदर बुला लेती है। नील इतने पैसे देकर और ये सब कुछ करके सारा से बस इतना पूछना चाहता था कि वो उसकी गैर मौजूदगी में किसे डेट कर रही थी और वो उसको चीट क्यों कर रही थी, लेकिन सारा तो ये मानने से इनकार कर देती है और इनके आर्ग्यू के दरमियान 2 मिनट टाइम खत्म हो जाता है और क्रिएचर लेडी बैग हेड सिचुएशन को कंट्रोल करने लग जाती है। वो इन सब पे हमला कर देती है और इस बार वो बेहद भयानक से क्रिएचर में बदल कर इस बार आयरिस पर हमला करती है और उसे कुछ बोलने ही नहीं देती। लेकिन वो उसे मारती नहीं, शायद उसका मकसद सिर्फ इन लोगों को डराना ही है और आयरिस को जस्ट ड्रा कर वो शायद खुद को आजाद करने के लिए फोर्स करना चाहती है। तो वो उसे छोड़कर दोबारा होल में जाने लगती है। तब सारा उसे डांटती है कि मैं तुम्हारी ऑनर हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। ये सुनकर फर्स्ट टाइम बैग हेड आयरिस को रिप्लाई करती है, जो भी शख्स डेथ से वापस आता है, जिसकी भी आत्मा को मैं वापस बुलाती हूँ,
हूँ। वो नहीं जानता कि वो मर गया था और फिर वो मुझ में से वापस डेथ में नहीं जाना चाहता। और आयरिस तुम नहीं समझोगी, तुम और मैं अब हम दोनों ही कैद हैं। रात को आयरिस जब सोती है तो वो अपने फादर के मरने का पूरा सीन देखती है अपनी ख्वाब में। जिस वक्त उन्होंने बेसमेंट को आग लगाई उस वक्त बैगहेड आयरिस के फादर के सामने आयरिस की मदर को ले आई थी और आयरिस की मदर की आत्मा मिस्टर ओवेन से बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो इस जगह को ना जलाएं, वो जस्ट उसे आजाद कर दें और खुद को नुकसान ना पहुंचाएं। लेकिन मिस्टर ओवेन्स बाज नहीं आए। उन्होंने बैगहेड को जलाना चाहा लेकिन उसने मिस्टर ओवेन्स को ही आग लगाकर उन्हें मार दिया था। आयरिस अपने ख्वाब में देखती है और उसने जो कि अपने गले में डाली हुई थी उसकी चेन इतनी छोटी हो जाती है कि आयरिस का गला दबने लग जाता है और उसकी आंख खुल जाती है। वो नींद से जाग जाती है और खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन अब कोई फायदा नहीं। वो मरने ही वाली होती है कि यहाँ पर उसकी फ्रेंड कैटी आ जाती है और उसे बचा लेती है और अब वो आयरिस को उसके साथ यहाँ से इस बिल्डिंग से जाने के लिए फोर्स करने लगती है। लेकिन अब आयरिस की स्ट्रिंग्स अब बैगहेड वुमेन अपने हैंड के इशारे से ही हैंडल कर रही है एंड इट लुक्स लाइक वो इनकी बातें भी सुन सकती है। तो आयरिस यहाँ से नहीं जाना चाहती। इस वजह से कैटी अकेले ही इस बैगहेड लेडी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए यहाँ से चली जाती है और यहाँ पर आयरिस बैगहेड में अपने फादर की आत्मा को बुलाती है जिससे इसे पता चलता है अपने फादर की आत्मा से बात करके कि बैगहेड ने ही उसे ट्रिक करके डीड पर साइन करवाए हैं। उसके फादर का कोई वकील नहीं था और अब वो बेचारी यहाँ बुरी तरह से फंस चुकी है जैसे उसके फादर भी 20 साल पहले यहाँ फंस गए थे और इसी वजह से इसी बैगहेड लेडी की वजह से वो कभी उसकी मदर या उससे नहीं मिले थे और ना ही कभी उन्होंने बात की थी कि बैगहेड उन्हें भी नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन फिर भी उनके मरने के बाद बैगहेड ने आयरिस को ढूंढ लिया। दूसरी तरफ कैटी को उसे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बैगहेड वुमेन कौन है। तकरीबन 400 साल पहले एक गर्ल ऐसी स्पेशल पावर्स के साथ पैदा हुई जो कि मुर्दों को वापस ला सकती थी कुछ देर के लिए अपनी ही बॉडी में और ताकतवर कबीले ने उसे फोर्स किया और उसकी पावर को मिसयूज किया जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो गई और उसके बाद उस कबीले के लोगों ने इस गर्ल को मार दिया। लेकिन ये खुद ही मरने के बाद डेथ से वापस जिंदा हो गई और इसने उन लोगों को एक एक करके सबको मार दिया और बाकी बचने वाले लोगों ने ब्लैक मैजिक के थ्रू इसको इस जगह पे इस बिल्डिंग में दीवार बनाकर उसके पीछे कैद कर दिया और ब्लैक मैजिक के थ्रू उसे यहाँ पर बांध दिया और एक गुलाम बना लिया। मिलाकर ये लेडी इस वॉल से बाहर तो एस्केप कर जाती है और इसने उन सभी ब्लैक मैजिक करने वालों को भी मार दिया था लेकिन फिर भी ये उस काले जादू की वजह से इस जगह पर कैद है और इसे इस जगह के मालिक को ओबे करना पड़ता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है जिससे इस जगह के मालिक और बैगहेड लेडी दोनों की जान छूट सकती है कि मालिक इस लेडी को अपनी मर्जी से आजाद कर दे। इतना सब कुछ कैटी को दिखाने के बाद समझाने के बाद बैगहेड लेडी कैटी को ही उठाकर बल्कि बेसमेंट के अंदर वॉल से ही दूसरी तरफ ले जाती है जिस तरफ इंसानों का जाना बिल्कुल अलाउ नहीं है और वहां से कोई भी बचकर वापस नहीं आ सकता। लेकिन जब आयरिस को पता चलता है कि उसकी फ्रेंड की जान खतरे में है तो उसे भी वॉल की दूसरी तरफ जाना पड़ता है। जैसा कहने से उसके फादर ने उसे सख्ती से रोका था। आयरिस अपनी फ्रेंड कैटी को लेकर वहां से वापस आने लगती है लेकिन उसे पता चलता है कि ये तो उसकी फ्रेंड ही नहीं है बल्कि कैटी तो मर चुकी है और बैगहेड गर्ल उसकी फ्रेंड के रूप में उसके साथ उसकी मर्जी से यहाँ से बाहर आना चाहती है। आयरिस बड़ी मुश्किल से बचकर वहाँ से बाहर आ जाती है जहाँ पे बैगहेड अपना रूप चेंज करके उसे खूब डराती है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर नील आ जाता है जो कि आयरिस की जान बचा लेता है। आयरिस बेचारी बेहद ज्यादा डरी हुई है इसलिए वो नील आयरिस को खाने के लिए मेडिसिन देता है और असल में वो आयरिस को ट्रिक करता है। आयरिस बेहोश हो जाती है और वो खुद बेसमेंट में बैगहेड के पास चला जाता है और उसके साथ डील करने लग जाता है। आयरिस किसी तरह से अचानक जाग जाती है और वो नील की बातें सुन लेती है। वो डीड पर अपने साइन करता है और बैगहेड से कहता है कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, बस तुम्हें मेरे लिए इतना कहना है कि तुम्हें जस्ट मेरी वाइफ को डेथ से हमेशा के लिए वापस लाना होगा। वो अपना साइन डीड पर करता है जो कि कुछ देर बाद गायब हो जाता है और बैगहेड नील की वाइफ सारा के रूप में आ जाती है और नील से कहती है कि तुम उस वक्त तक मेरे मालिक
नहीं बन सकते जब तक आयरिस जिंदा है। तुम्हें उसे मारना होगा तभी तुम मालिक बनोगे। और नील आयरिस को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। आयरिस बचने की बहुत कोशिश करती है लेकिन बिल आखिर वो उसे मार देता है और उसकी लाश को बैगहेड के पास लाता है और उससे आयरिस को अपनी बॉडी में वापस लाने का कहता है ताकि ट्रेडिशनल तरीके से डीड को साइन करवाया जा सके। बैगहेड अब आयरिस की आत्मा को अपनी बॉडी में लाती है। आयरिस की आत्मा जब नील को देखती है तो पहले की तरह बचने की कोशिश करती है जैसे वो उसे मार ना दे, लेकिन नील उसे बताता है कि वो ऑलरेडी मर चुकी है। उसकी लाश दिखाता है उसे और उसे डीड दिखाकर उसे इस डीड से अपने साइन रिमूव करने के लिए कहता है, मगर यहाँ पर उससे एक मिस्टेक हो गई। जैसे कि बैगहेड ने आयरिस को बताया था कि जो भी डेथ से उसमें वापस आता है वो वापस फिर से मरना नहीं चाहता, वो हमेशा बैगहेड की बॉडी में ही रहना चाहता है। तो इस बार जब नील ने आयरिस की आत्मा को बैगहेड यानी इस लेडी में बुलाया है तो इस बार इस डीड पे आयरिस के साइन अभी तक मिटे नहीं थे, यानी अभी तक वो ही इस लेडी बैगहेड की मालिक है। इसलिए अगर बैगहेड खुद भी चाहे तो उसकी मर्जी के खिलाफ आयरिस की आत्मा को अपनी बॉडी से वापस नहीं भेज सकती। वो जब तक चाहे इसी में रह सकती है। यहाँ तक कि उसे तो बैगहेड वुमेन की डिमोनिक पावर्स भी मिल गई हैं, तो वो पहले नील को मारती है फिर डीड को ही जला देती है ताकि वो आजाद हो जाए और आउटर वर्ल्ड में जा सके। इसके बाद वो अपने बैग को हैंग कर आग लगा देती है जिससे पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती है। पूरी बिल्डिंग जलना शुरू हो जाती है और आयरिस बहुत अच्छे और नॉर्मल तरीके से अपना सामान पैक करके इस बिल्डिंग से आउटर वर्ल्ड में चली जाती है। और यहाँ पर हमारी मूवी की स्टोरी खत्म हो जाती है।